नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने एक बार फिर से यह बता दिया कि क्यों पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही सबसे अधिक पॉपुलर और सबकी पहली पसंद है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पीएम योगी की रैली मतलब जीत की गारंटी। जम्मू में जहां जहां गए खिल गया कमल। हरियाणा में भी बीजेपी बम बम। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही फेमस नहीं है। कहीं भी चुनाव हो, उम्मीदवारों के बीच सीएम योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। वजह है सीएम योगी की रैली मतलब जीत की पक्की गारंटी। उनकी रैलियों में उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। उनकी सभाओं की भीड़ वोटों में भी तब्दील होती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों राज्यों में खूब सभाएं करवाई। हरियाणा में सीएम योगी की 14 रैलियां हुई थी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सीएम योगी की रैलियों की वजह से बीजेपी उन 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। सीएम योगी की रैली की वजह से इन सीटों का भाजपा की झोली में जाना बड़ी बात है। नरवाना सीट बीजेपी ने जीत हासिल की। पंचकुला सीट कांग्रेस, फरीदाबाद एनआईटी सीट बीजेपी, कलाट सीट कांग्रेस, सफीदो सीट बीजेपी, हांसी सीट बीजेपी, शाहबाद सीट कांग्रेस, अटेली सीट बीजेपी, भवानी खेड़ा सीट बीजेपी, जगाधरी सीट कांग्रेस, रादौर सीट बीजेपी, राय सीट बीजेपी, असंध सीट बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया था। दिलचस्प बात है कि सीएम योगी ने जम्मू में जहां जहां प्रचार किया वहां वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। कठुआ सीट बीजेपी, आरएसपुरा साउथ सीट बीजेपी, रामगढ़ सीट बीजेपी, रामनगर सीट बीजेपी। जम्मू में जहां जहां सीएम योगी ने रैली की सभी जगह बीजेपी की जीत हुई है। वहीं हरियाणा में भी स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने एक बार फिर बता दिया कि क्यों पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही सबसे अधिक पॉपुलर और पहली पसंद है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर अब झलक रहा है। उधर चुनाव परिणाम आए, इधर 24 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें ऊपर लिखा है, होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। लिस्ट में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ पीडीए का ख्याल तो रखा गया, लेकिन ज्यादातर टिकट नेताओं के परिवार को ही दिए गए हैं। और इस लिस्ट में अखिलेश यादव के भतीजे, पूर्व सांसद की बेटी और साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी, वर्तमान सांसद की पत्नी, वर्तमान सांसद के पुत्र को प्रत्याशी बनाया गया। समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया उसमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ है, प्रयागराज की फूलपुर सीट है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इसमें शामिल है। अंबेडकर नगर की कटेरी है और मिर्जापुर की मंझवा सीट इसमें शामिल है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सीट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लेते हैं। तो देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं यूपी उपचुनाव का जो रण है। सपा ने मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभा वर्मा और मंझवा से डॉक्टर ज्योतिबिंद को मैदान में उतारा है। और जो अगले नाम है, करहल की अगर बात करें, तेज प्रताप यादव मैदान में है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को पार्टी ने मैदान में उतारा है। और नामों की अगली लिस्ट की अगर हम बात करें, अगला नाम मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद का है, कटेरी से शोभावती वर्मा है, मंझवा से डॉक्टर ज्योतिबिंद है। 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं। और 1 सीट जो और है, वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था।
इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। 4 सीटें बची, उनमें तो ले लेंगे ना चारों। सर कोई अब ये जो प्रभारी ने जो बात कही है उस बात पे पूरी की नहीं, पूरी जैसे 6 सीटें नहीं तो वो हो सकता है दोबारा कुछ। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके करें। आप उसको मानेंगे अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव? राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। अब उस पर तय कर रहे हैं भाई, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है, निर्णय बताएंगे सारी बात। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया क्या? निश्चित तौर से सब लोग मिलकर लड़ेंगे और दमदारी से लड़ेंगे, चिंता। और वही समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद के सहारे ही प्रदेश को चलाना चाहती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर काम करती है। समाजवादी पार्टी ने अभी अपने 6 प्रत्याशियों की इन्हीं बाई इलेक्शनों के लिए घोषणा की। 10 में से 6 प्रत्याशियों की घोषणा की। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, और उनका संकल्प है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधार पर इस देश की शासन की व्यवस्था को संचालित करें। उन 6 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी उनके ही नेता के परिवार के या तो पुत्र हैं या उनकी पत्नी है या उनके भाई। आज हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग पार्टी की विचारधारा की विरासत को लेकर आगे बढ़े। हमारे परिवार में हम किसी जाति, समाज या किसी बड़े नेता की विरासत को बढ़ाने का काम भाइयों बहनों हम लोग हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक से पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं झांसी में भी तीसरी बार सरकार बनने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है, मिठाइयां यहां पर बांटी हैं और जीत का जश्न मनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाओं का लाभ जन जन तक ये पहुंचा है और इसी का ये परिणाम है कि जनता ने लगातार तीसरी बार अपना आशीर्वाद देकर पार्टी को ये जिताया है। और इस जीत को महानगर के सभी मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जश्न को ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए हैं। मिठाई बांटी गई है, आतिशबाजी करके इसे सेलिब्रेट किया गया है। हरियाणा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं, उनके काम हैं, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको सराहते हुए, उन पर विश्वास करते हुए हरियाणा की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है और उनके नेतृत्व में हमने आज पूर्ण बहुमत की हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस अवसर पर हम सब झांसी महानगर के कार्यकर्ता जगह जगह पर, कई स्थानों पर, कई मंडलों में, अलग अलग स्थानों पर हम लोग जीत की खुशी मना रहे हैं कि उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता इस जीत से भी इनको उत्साह मिलेगा और हम सब लोग आने वाले उपचुनावों में बड़ी जीत, बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। और उपचुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक हलचल होने लगी है। मैनपुरी के करहल से सपा प्रत्याशी तेजपाल यादव को टिकट मिला है, जिसके बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा कि लोगों ने हम पर भरोसा किया है और आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के नाम पर और नेताजी के नाम पर हम लोगों ने वोट मांगा और लोगों ने पूरा भरोसा जो है हम लोगों को दिखाया। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय भी भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मैनपुरी के लोगों ने दिया। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद जनरल चुनाव हुआ, तमाम भाजपा ने कोशिशें की और प्रशासन का, शासन का भरपूर उपयोग किया। उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपना भरोसा दिखाया। और इस चुनाव में भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 साल से प्रतिनिधि थे यहाँ पर और उनकी सीट खाली हुई और उनके सम्मान में निश्चित तौर पर बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को यहाँ पे।
और वहीं बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीएसएनएल के सीजेएम एके मिश्रा से खास बातचीत की है। ये बातचीत देख लेते हैं। भले 30 तारीख को हो, लेकिन जो बीएसएनएल में पूरा दिवाली जैसा माहौल है, चाहे नए जो है लाखों उपभोक्ताओं को आने को हो, चाहे कस्टमर डिलाइट सेंटर खोलने को हो। बीएसएनएल ने पहला डिलाइट सेंटर ऐसा लखनऊ में खोला है कि जो लोगों को अनुभूति देगा कि प्राइवेट सेक्टर से बीएसएनएल कहीं किसी मामले में कम नहीं है और उसकी सेवाएं उससे और बेहतर हैं। इस मामले में सीजेएम एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँ आगे की क्या रणनीति है। जी नमस्कार। सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं आप सबको, और बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग यहाँ केसरबाग दूरभाष केंद्र के प्रांगण में अपना नया उपभोक्ता सेवा केंद्र हमारी सम्मानित जनता को समर्पित कर रहे हैं। बदलते भारत का बदलता बीएसएनएल, घर घर बीएसएनएल, हर घर बीएसएनएल। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय भारत सरकार के अथक प्रयास से जो हम लोगों को उनका सहयोग मिला है, आज हम लोग उस अवस्था में आ चुके हैं जहां हम लोग घर घर 4G सेवा देने के लिए पहुंच चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं, घर घर भारत नेट की सेवा दे रहे हैं। अब इन समस्याओं को जब हम देते हैं तो बड़ नेचुरल है, बड़ी मात्रा में जो 13-14 लाख कस्टमर हमसे जुड़े हैं 3 महीने में, उनको हमारे ऊपर विश्वास रहना चाहिए। उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, लेकिन कहीं कहीं पे अगर उनको थोड़ा सा भी अगर समाधान या शंका या कुछ सुझाव है, तो इस तरह के जो सेवा केंद्र हैं उनमें वो अगर आते हैं तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हम उनके और अच्छे परामर्श करके, उनके और अच्छे बहुमूल्य सुझाव लेके अपने आप को और बेहतर बनाने का और अपनी छवि को बेहतर बनाने का और जनमानस के दिलों में उतरने का, अपने अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी योजनाओं से, दिन और रात के परिश्रम से इसको हम लोग करने का संकल्प का सबसे पहला जो हम लोगों ने केंद्र है वो केसरबाग। ये बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो यहाँ से आज हमारे राजेश जी हमारे हैं, इनके कुशल निर्देशन में ये आप लोगों से भी कुछ दिनों पहले वार्ता हुई थी कि ये कैसा हमारा कस्टमर है, जहाँ पे आके उसको थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन आप अंदर से अगर इसका मुआयना करेंगे तो अब आपको बदलते भारत का बिल्कुल युवा बीएसएनएल और बदलता बीएसएनएल मिलेगा। अब हमारे इरादे ऐसे हैं कि हम अब आगे विकास का रथ जन जन तक 4G सेवा पहुँचाना, जन जन तक भारत नेट सेवा को पहुंचाना, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांव में, दुर्गम स्थलों में जहां पे रोड के साधन नहीं है, जहां कुछ जगह गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसी जगह हम जो ले जा रहे हैं नेटवर्क को हमारे भारत सरकार के सहयोग से, उन सेवाओं में कहीं त्रुटियां ना रह जाएं, हम जनमानस की अपेक्षाओं में पीछे ना रह जाएं। तो ये हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं ये हमको ऐसा अवसर देंगे कि हो सकता है कि अगर कोई त्रुटि रहती है हम लोगों से, हमारी सेवाओं और उनके प्रति अगर हमारे बीच में गैप रहता है, तो इससे ये सेतु का काम भी करेगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। ये थे सीजेएम एके मिश्रा जी, इनका सीधे से कहना है लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जितनी उम्मीद है उससे भी बेहतर सुविधाएं देंगे और 24 घंटे बीएसएनएल अधिकारी इसके लिए जो है चिंतित हैं और जहां कभी भी सिग्नल की कोई प्रॉब्लम आएगी वो भी दूर की जाएगी। कहना पसंद रिया के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और भी नोएडा में नोएडा प्राधिकरण ने कमाल की ये स्कीम निकाली है आवास योजना के तहत, ई बोली योजना, जिसके जरिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह के प्लॉट यहां पर खरीदे जा सकते हैं। और पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का समय चल रहा है और इस बीच नोएडा प्राधिकरण ने स्कीम निकाली है आवास योजना के तहत। ई बोली स्कीम निकाली है, इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो है बोली लगेगी और जो इसके लिए एलिजिबल होगा वो इसका लाभ उठा सकेगा। ये क्या है पूरी स्कीम, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसकी जानकारी देने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम जी। तो सर, ये पूरी स्कीम जो निकाली गई है ये क्या स्कीम है? स्कीम हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट में भी स्कीम निकाला और कमर्शियल प्लॉट में भी। रेजिडेंशियल प्लॉट में इस बार 25 से 30 प्लॉट्स हम लोगों ने निकाला। कमर्शियल में 2 टाइप का है, एक तो 20,000 से ऊपर वाला है जिसमें कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल का दोनों एक्टिविटीज चल सकते हैं, और जो 20,000 से नीचे वाला है प्योरली कमर्शियल का एक्टिविटी चल सकते हैं। एंड नोएडा में इस बार बहुत सालों के बाद हम लोग होटल का भी स्कीम निकाल रहे, 5 प्लॉट होटल के लिए निकाल दिया। इसके अलावा 2 डाटा सेंटर के स्कीम भी हम लोगों ने फ्लोट किया और कुछ ग्रुप हाउसिंग का भी स्कीम हम लोग जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सर 25 सेक्टरों में ये स्कीम निकाली गई है, 25 सेक्टरों में लोग इसका लाभ ले सकेंगे, लेकिन क्या क्राइटेरिया क्या बनाया गया, किस तरह के लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जनरली ये जो जितने भी बड़ा प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, होटल प्लॉट है, हम लोग एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं जिसमें टर्नओवर
एंड नेटवर्थ, ये सारा चीज़ देखना होता है। स्क्रूटिनी के दौरान हम लोग ये सब चेक करते हैं, यही मेजर क्राइटेरिया रहता है। और बाकी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, ये सारा चीज़, बैंक गारंटी, सब चीज़ें देखा जाता है। तो सर हम ये मान सकते हैं कि त्योहारों में लोगों के लिए एक अच्छा उपहार है ये नोएडा प्राधिकरण के द्वारा? डेफिनेटली ये स्कीम दशहरा और दिवाली के बीच में एक बहुत अच्छा काम होने जा रहे हैं नोएडा में। सर एक सवाल और है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने अब जल्दी ही सेक्टर 12 में जल एटीएम का उद्घाटन किया है, और कितने जल एटीएम जो है आप लगाने वाले हैं लोगों के लिए? CSR फंड से हम लोगों ने ये वाटर एटीएम का काम शुरू किया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो मशीन हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल किया, तो पेबल तो फिल्ट्रेशन हो जाता है, पेबल के साथ यूवी फिल्ट्रेशन भी हो जा रहा है और ओजन का फिल्ट्रेशन भी हो जा रहा है। तो यहाँ नोएडा में TDS बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह हम लोगों ने वाटर एटीएम लगाया तो TDS बहुत कम हो गया है। एंड 20 लीटर का पानी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। पब्लिक बहुत खुश है इस चीज़ से। एंड जैसे जैसे CSR फंड मिलता जाएगा, हम लोग इस तरह का वाटर एटीएम इंस्टॉल करेंगे। अभी तो 2 एक्स्ट्रा वाटर एटीएम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम लोग। सर वैसे तो नोएडा जो है वो सफाई के मामले में नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वायु प्रदूषण सामने आता है, जल प्रदूषण सामने आता है, इन प्रदूषण को रोकने के लिए और लोगों को इन समस्या से जो है निराकरण करने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास नोएडा प्राधिकरण कर रही है? वायु प्रदूषण को लेकर एक तो ग्रैब का ऑलरेडी सेट इंस्ट्रक्शंस है ही हमारे पास, उसको हम लोग हर साल फॉलो करते हैं। जनरली आने वाला अक्टूबर-नवंबर में बहुत सख्ती से ही इम्प्लीमेंट होता है। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को रोकने के लिए अक्टूबर-नवंबर में हम लोग ने 10,000 लीटर का एक वाटर स्प्रिंकलर और स्प्रेयर का मशीन का रेंटल बेसिस पे ले रहे। ग्रैब से फंडिंग भी होता है, मिस्ट मशीन भी हम लोग ले रहे। तो हम लोग लगातार मॉनिटर करेंगे और अगले 3-4 महीने में इसको हम लोग रोकेंगे इस तरह। सर त्योहार है, जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? त्योहार जो सारा जनता को दशहरा का त्योहार का और आने वाले अभी दशहरा त्योहार के लिए बहुत बड़ा मैं अथॉरिटी की तरफ से शुभकामना। एंड जो भी त्योहार मनाएंगे आप अच्छे से मनाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि जो बोली की जो जमीन आवास योजना के तहत जो स्कीम निकाली गई है उसके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है और लोग इसका लाभ ले सकते हैं। एक तरीका से लोगों के लिए ये त्योहार का उपहार है। जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लोग पूरे करते हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नोएडा को नंबर 1 सफाई के मामले में जिस तरह से वो अभी तक बना हुआ है और आगे भी बना रहे, इसका प्रयास पूरा नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और वहीं लखनऊ में संविदा कर्मियों ने रेगुलर करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को पत्र भेजकर अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स के साथ साथ आउटसोर्सेज संविदा कर्मी भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हजारों संविदा कर्मी लगातार जो है अरसे से जो है मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए, 35% जगहों पर उनकी नियुक्ति की जाए, जबकि निगम में जगहें खाली हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। अरसे से बातें बड़ी बड़ी नौकरी देने की हो रही हैं, लेकिन नौकरी देने का दावा जो है खोखला साबित हो रहा है और उनकी मांग पूरी भी नहीं हो रही। इसको लेकर आज गांधी प्रतिमा पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब मैं कन्हैया पांडे हैं, उनके महामंत्री जाना चाहूँ, क्या है मांग आपकी? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन पत्र दिया था कि हम भी लगभग 20 वर्षों से लगभग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 40,000 संविदा चालक प्रचालक विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस आस के साथ में कार्य कर रहे हैं कि हमारे भी भविष्य के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे। हम लोगों ने 2017 में और 22 में एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा सरकार बनाने में सहयोग किया और इस आशा के साथ किया कि हमारे भविष्य के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे। लेकिन अभी तक हमारी मांगें और हमारी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने बार बार निगम प्रशासन से अनुरोध किया कि हमारी मांगें और समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए, लेकिन उनकी उदासीनता के कारण आज लगभग 40,000 संविदा चालक और प्रचालक और आउटसोर्स कर्मी आज संघर्षशील है। आज मैं महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर मैं अब बहुत आसान तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक एक निवेदन पत्र पहुंचाना चाहता हूं इस सत्याग्रह के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में परिवहन निगम में लगभग 40,000 संविदा चालक और प्रचालक जो कि 20 वर्षों से पीड़ित और शोषित हैं, निगम के प्रशासन द्वारा जिनका शोषण किया जा रहा है। आप सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके राज्य में ही निगम अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए आज मैं इस सत्याग्रह के माध्यम से आप तक एक निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा भी सुने और जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं हमारे बारे में कोई सकारात्मक पहल करें। तो थैंक यू। ये थे कन्हैया पांडे जी का सीधा सा कहना है कि 20 वर्ष से
ज़्यादा से समय लोग काम कर रहे हैं, लगातार जो है सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं और संकट के साथी कोरोना में लोग बने, जो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इन लोग हमारे संकट के साथी हैं, लेकिन आज जब इन पर संकट है तो इनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करने तब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में पुरातत्व अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने की शिकायत वापस न लेने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अलीगढ़ में अज्ञात महिला को भीड़ ने पकड़ लिया, बच्चा चोर महिला को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, पुलिस पर देरी से आने के आरोप। सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी, अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की। रायबरेली में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद, लाखों का माल पार चोरों ने हाथ साफ किया, घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। कासगंज में भारी बारिश के कारण सड़कें बनी है तालाब, अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने लगातार दौरे किए, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए चलाया जा रहा अभियान। अमरोहा में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत की खबर, परिवार के लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया, मौके पर पहुंची है भारी पुलिस फोर्स। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड में बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, मृतक के पिता ने मैनेजमेंट को ठहरा दिया जिम्मेदार। अमरोहा में डीएम ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, स्कूल परिसर में मचा हड़कंप, डीएम ने टीचर बनकर ली बच्चों की क्लास। लखनऊ में एलजी गोदाम में भीषण आग, दमकल कर्मी की मौके पर पहुंचे हैं, मनिया थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, साइबर ठगी का मामला, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों रुपए के अकाउंट से हाथ साफ कर दिया। लखीमपुर में बाल संघ अध्यक्ष ने विधायक को पीटा, मतदाता सूची फाड़ने पर योगेश ने जताई थी आपत्ति, जमकर मार पिटाई। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, मंत्री ने खुद ही स्कॉट से टक्कर हो गई है, हादसे में मंत्री को गंभीर चोटें भी आई। आजमगढ़ में गणेश मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ, नवरात्रि के अवसर पर किया गया पूजन, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जागरूक किया गया। मथुरा में बरसाना में हुआ संत सम्मेलन, शुद्धिकरण को लेकर संतों ने भरी हुंकार, गौरक्षा और यमुना शुद्धिकरण करने वालों को देंगे वोट। सहारनपुर में हरियाणा में सरकार बनाने पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया, बीजेपी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ने बांटी जली। चित्रकूट में 2 युवकों पर गिरा हाई टेंशन तार, दोनों युवकों की मौके पर मौत, करमी थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना, यूपी उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया। सहारनपुर में इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत, शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने की है कड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में एसडीएम का पटाखा फैक्ट्री पर छापा, बिना लाइसेंस के चल रही थी यह पटाखा फैक्ट्री, गंगोह थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस में आगामी त्योहार को लेकर डीएम ने किया निरीक्षण, एसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। रायबरेली में महिला सुरक्षा को लेकर कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, दबंगों ने युवती के साथ की दरिंदगी, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। बदायूं में आवारा गौवंश के हमले से शख्स घायल, इलाज के दौरान मौत, उनसाबा थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया, मौके पर पहुंची है पुलिस। आगरा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन, छात्रों की समस्या को लेकर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, गेट पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, नामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक बाइक, अवैध असला समेत कारतूस भी बरामद। कन्नौज में संदिग्ध अवस्था में मिला विवाहिता का शव, ससुराल जनों ने दहेज की ये मांग का आरोप लगा दिया, पति समेत अन्य ससुराल वाले मौके से फरार। सर्विलांस टीम और साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुमशुदा लाखों की कीमत के 121 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए, मोबाइल धारकों को सुपुर्द किए। बरेली में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, बाइक चालान को धमकी देकर 500 रुपए वसूले गए। बरेली के बरादरी के सैटेलाइट में चल रही थी चेकिंग।